तो ये आपका बायो सेक्शन होगा और बायो सेक्शन में आज हम लोग देखेंगे जैव उर्वरक को देखेंगे, ठीक है। और ये जो है घटना चक्र का सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, स्पेशली जो है वो साइंस का सीरीज़ यहाँ पे होगा। ऑलरेडी जो है मैंने और सब भी चैप्टर को बना दिया है, इसके अलावा आनुवंशिकता को बनाया है, उसके अलावा कोशिका को भी आप देख सकते हैं जा कर के प्लेलिस्ट से। तो यहाँ देखते हैं हम लोग जैव उर्वरक को देख लेते हैं, जो डिटेल में दिया वो पहले उसको डिटेल में देख लेते हैं और जितने भी MCQ है उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप MCQ को भी लगाते चलेंगे तो क्या होगा कि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन जो है वो कवर होते चलेंगे बायोलॉजी से, ठीक है। और इस तरह से सारे सब्जेक्ट का मैं कंप्लीट कराऊंगी। और यहाँ पे जो है वो आपका जैव उर्वरक जो चैप्टर का नाम है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि जैव उर्वरक जो होते हैं सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं से युक्त खाद होते हैं। इस खाद में जो है मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल से पहले से विद्यमान नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध कराते हैं। जो आपके वायुमंडल में जो विद्यमान नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है कि फसलों को उपलब्ध कराया जाता है। और ये जो मिट्टी में होते हैं मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधे को उपलब्ध कराने का भी कार्य ये करते हैं। कौन? तो आपके जो मिट्टी में जो अघुलनशील फास्फोरस जो होते हैं वो जल में घुल करके क्या करते हैं, आपको पौधों को उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जैविक खाद जो होता है आपका प्रयोग से 30 से 40 किलोग्राम जो है वो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब प्रति हेक्टेयर भूमि को कितना केजी नाइट्रोजन मिलता है, तो आपका 30 से 40 केजी जो है वो नाइट्रोजन मिलता है जैविक खाद के उपयोग से, ठीक है। उसी तरह से अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि उपज से 10 से 20% का बढ़ जाता है। और उपज जो होता है जितने भी आप अनाज उगाते हैं तो वो 10 से 20% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फॉस्फोबैक्टीरिया और माइकोराइजा नामक जैव उर्वरक के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में क्या होती है, 20 से 30% की वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन में कितनी बढ़ोतरी होती है, तो 10 से 20। और आपका जो फास्फो और बैक्टीरिया और माइकोराइजा का अगर उपयोग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि 20 से 30% की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे डिटेल में और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि जैविक खाद के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इससे क्या होता है कि फसलों में मृदाजन्य रोग नहीं होते, ठीक है। और मृदाजन्य रोग नहीं होते तथा खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती रहती है, ठीक है। यानी जो इम्पोर्टेंट खेतों के लिए इसकी भी संख्या बढ़ते रहती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो जैव उर्वरकों को 4 भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक कौन कौन से हैं, तो राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पिरिल्लियम हो गया, उसके अलावा एसेटोबैक्टर हो गया, नीलहरी शैवाल हो गए, उसके अलावा जो है एजोला भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे कि फास्फोरस घुलाने वाले जो उर्वरक होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बेसिलस जो है वो फास्फोरस को घुला देता है, वो उर्वरक है। और स्यूडोमोनास भी जो है वो फास्फोरस को घुलाने वाला उर्वरक है। और एस्परजिलस भी जो होता है फास्फोरस को आपको घुलाने वाला उर्वरक है। उसी तरह से देखेंगे कि कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर जो है आपका कंपोजिंग एक्सीलरेटर जो है आपका सेल्यूलोटिक यानी ट्राइकोडर्मा और लियोनिटिक हिमिकोला है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला राइजोबैक्टीरियम स्यूडोमोनास की प्रजाति है। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला जो राइजोबैक्टीरिया है वो क्या नाम है, तो स्यूडोमोनास की प्रजाति आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि नीलहरी शैवाल जो है आपका बोला जा रहा है कि नीलहरी शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है एजोला का एक सहचारी होता है। कौन? तो नीलहरी शैवाल, ठीक है। और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता भी प्राप्त होती है, ठीक है, पौधे को। और पौधे जो है आराम से बड़े हो पाते हैं, ठीक है, वृद्धि ज़्यादा भी कर पाते हैं। नीलहरित शैवाल एक सूक्ष्म प्रक्रियाटिक शैवाल होता है, ठीक है। ये एक प्रोकैरियोटिक शैवाल है आपका नीलहरित शैवाल। जबकि एजोला एक जो है वो जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले साइनोबैक्टीरिया जो है वो एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की
की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। दलहनी फसलें तथा जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, अरहर हो गया आदि मूल ग्रंथियों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्राय नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति जो है वो यूरिया, नीलहरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सोयाबीन हो गया आपका, सोयाबीन में क्या होता है तो राइजोबियम जेपोनिकम हो गया, तीन पतिया घास हो गया। उसके अलावा जो आपका जो है वो सोयाबीन क्या है तो राइजोबियम जेपोनिकम इसको कहा जाता है। उसी तरह से तीन पतिया घास जो होता है राइजोबियम ट्राइफोली। उसके अलावा लूसर्न जो होते हैं राइजोबियम मेलिलोती होते हैं। और आपका जो जलीय फर्न होता है एनाबिना होता है एजोली। ठीक है, आपका जलीय फर्न को क्या बोलते हैं, एनाबिना एजोली बोलते हैं। और जो अगला है गुनेरा मैक्रोफाइला जो है नोस्ट्रोक मस्कुरम है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि दुधारू पशुओं के लिए उपयोग में ज्ञात हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के 1.5 से 2 केजी एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो आपका 20 से 30% जो है वो प्रतिशत दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने में। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। चलिए जितना भी पॉइंट है उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आपका बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि जैव उर्वरकता के रूप में निम्न किया गया है। तो यह निम्नलिखित में से किन किन का जो है किस किन का आपको जैव उर्वरकता के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका किसका किसका किया जाता है तो आपका देख सकते हैं कि एजोला और आपका एजोला होता है और नीलहरी शैवाल जो है आपका यूज़ किया जाता है जैव उर्वरकता के लिए। ठीक है, तो आपका एक और 2 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बी आंसर सही हो गया। उसके अलावा देखिए जैव उर्वरकों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला देखिए क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक आप देख सकते हैं। राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पिरिलम हो गया, एसेटोबैक्टर हो गया, नीलहरी शैवाल और एजोला जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक है। और फास्फोरस घुलाने वाले जो जैव उर्वरक है बैसिलस है, स्यूडोमोनास है और एस्परजिलस है। ठीक है, याद रखिएगा फास्फोरस घुलाने वाले जो हैं। उसके अलावा कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर जो है आपका सेल्यूलोलिटिक जिसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा यानी लिग्नोलिटिक या ह्यूमिकोला जिसको बोला जाता है कंपोस्टिंग एक्सीलेटर को। पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला जो राइजो बैक्टीरिया है वो क्या है तो स्यूडोमोनास की एक प्रजाति आप देख सकते हैं। ठीक है, पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित स्यूडोमोनास की प्रजाति करती है। ठीक है, इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि नीलहरी शैवाल और एजोला जो है उर्वरक जैव उर्वरक है, जबकि अल्फा एक जो है वो फलीदार पौधा होता है। तो अल्फा क्या है तो आपका फलीदार एक पौधा होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो ये आपका किया जाता है राइजोबियम, एजोला और आपका नीलहरित शैवाल तीनों का यूज़ किया जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक का स्रोत है। तो एजोला जो है आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि जैविक आपका बताना है निम्नलिखित में से जैव उर्वरक है। तो एजोला जो है आपका जैव उर्वरक है, डी आंसर सही हो जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किसका किसका यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार मार्क जो है वो देख लेते हैं क्यों दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे जो है वो स्टार मार्क दिया हुआ है आपको मतलब ये जो है आपका एजोला और नीलहरी शैवाल होना चाहिए तो AN2 को देना चाहिए था। ठीक है, याद रखिए इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क
कर दिया गया है। उसी के अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो ये आपका माइकोराइजा जो होता है नहीं है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव पूछा जा रहा है। और कौन कौन सा करता है, तो आपका नोस्टक भी करता है, एजोटिवबैक्टर भी करता है, एनाबीना करता है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया, तो आपको माइकोराइजा जो है वो नहीं करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल से। आपका नोस्टॉक, एनाबीना और एजोटिवबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है, जबकि माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला नहीं करता। माइकोराइजा जो होता है उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो ये दाल के साथ संयोजन करते हैं, तो 7 का ए हो गया। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु यानी दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनिया आयनों के रूप में नाइट्री कारक जीवाणुओं द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण कर नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर देती है। इसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है। तो ये नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन का रूप है, तो 8 का ए आंसर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो पौधे के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप जो है नाइट्रेट है। नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन का वह रूप है जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पशुओं विशेषता जो है दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक के कौन सा है, तो एजोला जो है आपका इसी तरह का उर्वरक आप देख सकते हैं जो आपका दुधारू गौ के लिए अनुपूरक भोजन मिलता है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के 1.5 से लेकर के 2 केजी एजोला प्रतिदिन दिया जाता है, तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आइए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ नीलहरी शैवाल बिल्कुल सही है, जैव उर्वरक ये भी सही है। क्रायोसोपा जो है माहौल नियंत्रण होता है, ये भी सही है। उसके अलावा जो बायो 902 है सरसों का काइक्लोन है, ये भी बिल्कुल सही है। एजोटिवबैक्टर जो है वो जैव कीटनाशक नहीं है, तो आपका यही आंसर डी आंसर बिल्कुल क्या होगा कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का डी आंसर हो गया। देखिए एजोटिवबैक्टर जो है एक क्या है कि एक जीवाणु है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन योगीकरण करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। ज्ञातव्य है कि एजोटिवबैक्टर जो होते हैं जीवाणु स्वतंत्र रूप से रहकर के मुख्य नाइट्रोजन योगीकरण करने वाला जीवाणु होता है। ठीक है, उसके अलावा जो इसमें आपका देख सकते हैं पूरा डिटेल मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुक्त जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो ये किया जाता है आपके धान के लिए यूज़ किया जाता है नील हरित शैवाल का, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे एजोटिवबैक्टर, एजोस्पिरिलम और राइजोबियम नील हरित शैवाल और फास्फेट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया को प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्मजीव विभिन्न प्रक्रियाओं और नाइट्रोजन निर्धारण, फास्फेट सोल्यूबिलाइजर एवं पौधे वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधे के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, नीलहरित शैवाल का उपयोग जो है वो जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु मुख्यतः धान की फसल में किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि नीलहरित शैवाल का उपयोग जो है नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा 12 का सी। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्न के साथ मिलाने से एजेलो का एक अच्छा उर्वरक होता है। तो ये जो है वो आपका नीलहरित शैवाल के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक हो जाता है। ठीक है, तो आपका 13 का ए आंसर हो जाएगा।
उसी के अलावा देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि नीलहरी शैवाल जो है एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नीलहरी शैवाल जो है एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जबकि एजोला एक जलीय फर्न है। इसकी पत्तियों के पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता में क्या करते हैं, वृद्धि में ये सहायक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजोला बहुत जैव उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है कौन, तो ये आपका नीलहरी शैवाल हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा, ठीक है। एजोला है एक क्या है, तो जलीय फर्न है, ये आप देख सकते हैं 15 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लिया हमने एजोला एक जलीय फर्न है। अब देखिए जलीय फर्न जो है वो जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो क्या है, तो आपका एजोला है। देख रहे कितने बार रिपीट हुआ है, बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन से सूक्ष्म जीव यानी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है साइनोबैक्टीरिया का जो प्रयोग जो है वो आपका जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। 18 का डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपका फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, तो आपका तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। उर्वरक की मात्रा के बार बार उपयोग द्वारा आपका, उसके अलावा नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा और नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, इस तरह से आपका तीनों सही हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन जो होता है उपयोग क्षमता में वृद्धि, उर्वरक के मात्रा के बार बार प्रयोग, उसके अलावा नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग, नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि के द्वारा की जा सकती है। तो अगला देखते हैं इस तरह से। सोयाबीन में जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है। तो आज चलिए ऊपर हम लोग देख लेते हैं कौन से हैं। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा बी, जो आपका सोयाबीन में जो होता है तो बी राइजोबियम जैपोनिकम होता है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ बैक्टीरिया नीलहरी शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। जिनमें कुछ हरे पौधों के साथ सहजीवी और सहयोगी अथवा सहजीवी के रूप में जीवित रहते हैं। लेगुमाचोसे जो ग्रंथि बैक्टीरिया है राइजोबियम है, ठीक है, जो झुंड विशेष में प्राप्त होता है। विभिन्न फसलों के अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं आपको सोयाबीन में क्या होता है, तो राइजोबियम जैपोनिकम है जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपका आंसर सही हो जाता। 3 पतिया घास में राइजोबियम ट्राइफोली बोलते हैं, और ये लुसर्न जो होता है राइजोबियम मेली लोती बोलते हैं इसको, और जलीय फर्न में होता है एनाबीना आपका एजोली, और गुनेरा मैक्रोफाइला जो होता है नोस्टोक मस्कोरम जिसको बोलते हैं, ठीक है। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है, तो बायोचार का जो उपयोग किया जाता है तो आप देख सकते हैं किस लिए उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो पूरा पढ़ लेते हैं। खेती में बायोचार का उपयोग करते हैं। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर मादे के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि जब बायोचार जो है वो आपका वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस विधिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आंसर जो है आपका 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। बायोचार जो है वो उच्च कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप है जो मृदा में प्रयुक्त होते हैं। इसे प्रायः कृषि अपशिष्ट यानी धान, गेहूँ, ज्वार, भूसी, कुक्कुट अपशिष्ट
इत्यादि के पायरोलोसिस द्वारा तैयार किया जाता है। इसके उपयोग से मृदा की उर्वरक शक्ति और जल धारण क्षमता तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि होते हैं। बायोचार जो होते हैं पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होते हैं तथा मृदा में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करते हैं, कम करने में सहायक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए कि बायोचार वृद्धि माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जो नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सब कुछ देख लिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो आपका धान जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, पौधा जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। कौन कौन सा सहायक है, तो चना, सेम और मटर जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है, लेकिन आपका धान जो है नहीं सहायक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि दलहनी फसलें जो आपका चना, मटर, सेम, अरहर आदि की मूल ग्रंथियां में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में जो है प्राय नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी प्रति जो है जिसकी पूर्ति हेतु मुक्त यूरिया, नीलहरी, शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला कि 2,4-D है, तो 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है 2,4-D जो है आपका डाइक्लोरोफेनियो एसेटिक एसिड जिसको बोलते हैं, तो ये क्या है, ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। ठीक है, जिसका उपयोग जो किया जाता है वो खरपतवारनाशी के रूप में, यानी विडिसाइड्स के रूप में इसका के रूप में फसलों में किया जाता है। और खरपतवार जो होता है वीड्स कहे जाते हैं। खेतों में फसलों के साथ अनावश्यक रूप से उग करके क्या करते हैं, जल, प्रकाश और खनिज लवण इत्यादि के लिए फसलों से उपयोगिता करने लगते हैं। इसके क्या परिणाम होते हैं कि फसल की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती। ठीक है, अगला देखते हैं 24 नंबर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बताना है कि आपको बोलना है कि कौन सा कथन जो है कंपोस्ट संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ सही नहीं का आपका पता लगाना है। तो देखिए ये क्या है, इसमें जैव निम्नीकरण, कचरे का अपघटन घटने में होता है, बिल्कुल सही है। ये भी आपका अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, बिल्कुल सही होता है। गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते, नहीं बढ़ा देते हैं ना, तो ये आपका C24 का C हो जाएगा। और निम्नीकरण होने वाले जो पदार्थ है में आपका कृत्रिम अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं, तो आपका इस तरह से C सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा था नहीं है, तो ठीक है। देखिए कंपोस्ट के निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों का निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुओं और अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने में। ठीक है, ये तेज कर देता है, धीमा नहीं करता, इसलिए अन्य जो है वो विकल्प बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने जैव उर्वरक को देख लिया है। अगले चैप्टर में जो है वो हम लोग मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान को पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका जो है वो ये पूरा सेक्शन ख़त्म हो गया। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाना का तरीका पसंद है, तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक केयर।